नमस्कार, मैं कमलाकर शनॉय रेहन शेख और मिठाई वाला के साथ हूं। आज हमारा जो टॉपिक है स्मार्ट मीटर्स। मैं अपनी बातचीत चालू करने के पहले ये बताना चाहता हूं कि मैं कोई गलती किसी की गलती निकालने नहीं आया हूं। मैं हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनके आंख और कान बनना चाहता हूं और लोगों में क्या तकलीफें हैं इस जरिए से उन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं कोई गलत बात करूं या किसी के बारे में गलत बात करूं। मेरी इच्छा ये है कि जो गलत हो रहा है ये हमारे देवेंद्र जी और नरेंद्र जी के पास अगर पहुंच गई तो लोगों को जो तकलीफ है वो कम से कम हो जाएगी और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अब हम आते हैं स्मार्ट मीटर के पास। एक मिनट पॉज करना चाहिए। अपने लाइव क्यों नहीं दिखा रहा है? आपके इस पे दिखा रहा है लाइव? फेसबुक पे लाइव नहीं दिखा रहा, यहाँ तो हो गया लाइव। हाँ, तो पहली बात यह है कि स्मार्ट मीटर जो है ये हमारे पीएम और सीएम ने जरूर कुछ अच्छे हिसाब से सोच के किया होगा, वो गलत अंदाज से नहीं किया है। मगर कभी कभी अच्छा काम करते हुए कुछ हमारे हाथ के नीचे वाले गलत इंटीमेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और हमारा जो सोच है वो गलत साबित होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर हम पे एक छोटा सा फ्रॉड है और ये फ्रॉड पूरे हमारे पैसे की भी बर्बादी है और जो कंज्यूमर्स है उसकी भी बर्बादी है। वो कौन से आधार पे मैं कह रहा हूं ये मैं बताना चाहता हूं। अगर मेरे बातों में कुछ गलत लग रहा है या मुझे इनकरेक्ट लगता है तो जरूर मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुझे आप बताइए कि मैं कहाँ गलत हूं, तो मैं उसको सुधारने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। अब ये जो स्मार्ट मीटर्स है इसका पहला कंडीशन ये है कि ये एग्रीकल्चरल सेक्टर पे नहीं लगेगी। ये एग्रीकल्चर सेक्टर का बता, वहां एग्रीकल्चर सेक्टर के नीचे मैंने पेंसिल से मार्क किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के नीचे मैंने पेंसिल से मार्क किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं लगेगी। अभी इस वजह से ये पूरा स्मार्ट मीटर्स का जो इंपॉर्टेंस है वो निकल गया। क्यों? मुझे मालूम है, उस हिसाब से मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 43,000 करोड़ का एरियर्स है। 43,000 करोड़ का एरियर्स है जहां स्मार्ट मीटर लगे तो उनके जो मकसद है वो पूरा हो सकता है। मगर यहाँ तो ये गैजेट जो है ये देखिए गैजेट भी है। और ये गैजेट का दूसरा पेज में ये लिखा है, नहीं उल्टा उल्टा, और अभी ये 43,000 का जहां एरियर्स है वहां वो नहीं लगाने वाले हैं। रेसिडेंशियल एरिया का 1662 करोड़ एरिया की ट्रांसमिशन लॉस, हमारे सीएम साहब ने बताया था कि जहां ट्रांसमिशन लॉस 20% 25% होता है, यानी कि चोरी होता है। मैक्सिमम ट्रांसमिशन लॉस मतलब चोरी होता है, कहीं ना कहीं वहां कनेक्शन लगा के वहां चोरी किया जाता है। तो वो जो है वो मैक्सिमम मुंबई के बाहर है। अब मुंबई का जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो मुश्किल से 3.5 से 4% है। वो मुश्किल से 3.5 से 4% है। अगर जहां 25%, जहां 20 से 25% चोरी होने वाला ट्रांसमिशन है वहां नहीं लगने वाला है, और मुंबई में 3.5% है जो उसके नीचे हो ही नहीं सकता। दिस इज अ बेस्ट लॉस, जरूरत ही नहीं है। तो आपका ये मकसद पूरी तरह से मुंबई में लगाने का गलत है, फ्लॉप है, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शंस की तरफ लेके जाता हूं कि ये स्मार्ट मीटर्स में किस तरह से हर जगह गलत
मिसलीडिंग, फॉल्स इंफॉर्मेशन, रॉन्गफुल प्रोसीजर्स एडॉप्ट की जाती है, जिसके वजह से हम जैसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स का नुकसान है, उन पे चीटिंग हो सकता है, उन पे जुल्म हो सकता है। उसके मैं आपको कुछ नमूना दिखाता हूं। हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने क्लियर कट कहा था, मैंने वीडियो 50 बार बताया हुआ है, कि स्मार्ट मीटर सिर्फ फीडर्स पे लगेंगे, सब स्टेशन पे लगेंगे और गवर्नमेंट ऑफिसेज में लगेंगे। इसका मतलब कोई भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रीमाइसेस को ये स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेगा। बाद में हमारे आमदार, हमारे लोकल आमदार है अमीन पटेल जी, उन्होंने तो कहा था हम मीटर्स को उखाड़ के फेंक देंगे। तो बाद में हमारे उद्धव जी ने कहा कि ये हमको चाहिए ही नहीं। बाद में हमारे अनिल परब ने कहा कि ये गलत है। बाद में प्रभु मैडम जो एक्स मेयर थी प्रभु प्रभावलकर, सामंत प्रभावलकर, निर्मला सामंत प्रभावलकर, इन्होंने कहा कि ये गलत है, मगर आज तक उसके आगे कुछ नहीं हो रहा। मेरी विनती है हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर से कि आप ऐसे आते हो, बाद में जो निकल जाते हो तो हमको डर लगता है कि आप भूल गए क्या हमारी बात। ऐसा नहीं होने से आपको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। मैं आपको सब कानूनी पॉइंट्स दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये गलत काम नहीं हुए। और चाहे क्रेडिट, चाहे कोई भी आमदार लो, कोई भी खासदार, मुझे चारों तरफ से फोन आता है, मैं उनको सब देवेंद्र फडणवीस जी के वीडियोस भेजता हूं और उनको कहता हूं कि उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आप कर सकते हैं, और उसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के मैं फॉर्मेट भी भेज देता हूं। तो ये नौबत आई है हमारी कि हमारे सीएम की बात हमारे इलेक्ट्रिक कंपनी नहीं सुनते हैं। तो हमारे रिक्वेस्ट है सीएम साहब से कि जरूर इन इलेक्ट्रिक कंपनी पे कुछ कार्रवाई कीजिए, उन पे कुछ एक्शन लीजिए, नहीं तो हमारी विश्वास पे बहुत तकलीफ होती है। तीसरी बात है कि कानून के तरफ से या आरटीआई में सेक्शन 41B345 के तहत आपने क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया है, आपने क्या स्टडी किया है। आपके स्टडी रिपोर्ट्स तो हमको दिखाई नहीं देते। इस स्टडी में आपने हमको बताना है कि कितना कॉस्ट पर यूनिट हमारा कम होगा। हमारा एक यूनिट आज आप हमको 12, 15, 20 रुपया, 12, 15 रुपया लगा रहे हो, तो वो कितना कम होने वाला है वो बता, उसके बारे में तो नहीं बताते। आप बताते हो कि ये टाइम पे दिखे, वो ये टाइम पे दिखे। हमको क्या करना है देखने से, हमारा खिसे में क्या फर्क पड़ता है, हमको उससे मतलब है। वो आप स्टडी रिपोर्ट तो किया ही नहीं है। बाद में आप जो नोटिस दिए, जो नोटिस टाटा ने दी है, जो नोटिस अंबानी अडानी ने दिए है, जो नोटिस बीएसटी ने दिए है, वो बिल्कुल गलत नोटिस हैं। इसलिए कि उस नोटिस में वो सोसाइटी को नोटिस देती है। क्या सोसाइटी कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी का मालिक है? क्या सोसाइटी कंज्यूमर के बिहाफ पे एनओसी दे सकती है? क्या आप बिल्डिंग के बाहर लगा के गुल होके बाद में बोल सकते हैं कि हमने बताया? आपको मैं एक ऑर्डर दिखाता हूं, महाराष्ट्र एमईआरसी की ऑर्डर है 203 ऑफ 22, 203 ऑफ 22 की ऑर्डर है, जिसमें पैरा 12 पे, जिसपे पैरा 12 पे ये लिखा है कि कंज्यूमर को नोटिस देना चाहिए रिप्लेस के पहले। ये तो नोटिस देते नहीं, सीधा घुस जाते हैं। और उस नोटिस में कितने तरह के आपके पास मीटर्स है, एनालॉग मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, स्मार्ट मीटर है, ये तीनों मीटर का ऑप्शन आपको देना है। आप हम पे जबरदस्ती करके स्मार्ट मीटर्स लगाने की नहीं कर सकते। आप हम पे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, और आज आप हम पे जबरदस्ती कर रहे हो। आप मतलब देवेंद्र फडणवीस जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक मीटर्स के जो कंपनीज है, अडानी है, टाटा पावर है, मगर जब हम उनको धमकी देते हैं कि हम आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए तो भाग जाते हैं। और कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप जबरदस्ती करके हमारे अच्छे मीटर्स को निकाल के स्मार्ट मीटर्स लगा सकते हैं। एक तरह से हमारे देवेंद्र फडणवीस के बोलते हैं कि भाई स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाएंगे, वो दूसरी तरफ पे आप एक गैजेट निकालते हो और उस गैजेट में कहते हो कि नया बिल्डिंग में सब लगेगा, रिप्लेसमेंट में सब लगेगा। देखिए, ये गैजेट है 28 फरवरी 22 का, ये गैजेट है 28 फरवरी 22 का।
और उसमें ये साफ लिखते हैं कि कोई भी नया मीटर जो लगेगा, जो नया मीटर लगेगा वो स्मार्ट मीटर लगेगा, जो रिप्लेसमेंट होगा वो नया मीटर लगेगा। ये आप जबरदस्ती कर रहे हो। ऐसे क्यों आप जबरदस्ती करना चाहते हो? और यहां जो कोर्ट के ऑर्डर है कि हमको चॉइस है, अगर हमारा चॉइस के खिलाफ आप जबरदस्ती करते हो तो ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ फिर हमको आवाज उठाना पड़ेगा। आपने हमारा कंसेंट लेना जरूरी है, हमको रिटर्न कम्युनिकेशन करना चाहिए, आप रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं करते हो। कोई भी मेजरमेंट का जो चीज लगता है तो उसको वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट लगना चाहिए। हमने बीएसटी से पूछा कि वेट्स एंड मेजर्स का हमको सर्टिफिकेट दे दो, नहीं, वो कोई प्राइवेट कंपनी का या कोई जनरल बताते कि हमने इसका लिया, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेट, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट का खुद का वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं तो ये हम पे चीटिंग है। और आपने तो देखा है कि कितने इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे थे, पब्लिक पागल हो रही थी, पैसा भर के पब्लिक को पागलपन बना रहे थे। लाइन में खड़ा रहना 1-1 घंटा, बाद में वो उसको बड़ा मेहरबानी करता है और उसके ऊपर वो जो कम करता है वो भी पूरा कम नहीं करता है, मेहरबानी करते हैं। इस तरह से हम पे जाती हो रही है। तीसरी ये है कि आपने नोटिस में हमारे कंसेंट के बारे में बताया ही नहीं है। क्यों नहीं बताया? क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप कंसेंट के बारे में बताएं? जबकि आप कोई भी काम करते हो तो आपको क्लीन हैंड से आना है। आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप पब्लिक यूटिलिटीज में हो, तो आप चुपके जबरदस्ती से करना ये कानूनी तौर से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट है। और उस तरह से हमने कंप्लेंट आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में, बाइकाला पुलिस स्टेशन में, आगरीपड़ा पुलिस स्टेशन में हमने डाली है। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो हम उस कंप्लेंट को पूरी तरह से हम फॉलो अप करेंगे और हम जीएम जो बीएसटी के है और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी जो बीएमसी के है और जो जिसके हाथ के नीचे बीएसटी आते है, शी इज द बॉस ऑफ बीएसटी एज पर दी प्रोटोकॉल, हम दोनों पे एफआईआर करने की पूरी तरह से हम तैयारी करेंगे। आपने रिडक्शन के बारे में आप हमको एश्योर क्यों नहीं करते हो? आप बोलते हैं एफिशिएंसी 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 किसकी बढ़ने वाली है? एफिशिएंसी अगर इलेक्ट्रिक कंपनी की बढ़ने वाली है और उससे अगर रेट्स कम नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना है उससे? तो आपको हमको लिख के देना है कि इसके वजह से कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। आपके जो नोटिस है उसमें दिशा भूल, गलत और बेवकूफ बनाने का जरिया है कि ये फ्री में है। हमको बीएसटी ने लिख के दिया है कि इसमें 5% जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है। अगर सब्सिडी है तो ये फ्री में कहां से होगा? हमारा पैसा है, हम टैक्स पेयर का पैसा है, तो फ्री में कैसा हो सकता है? और जो 95% जो टैरिफ है वो आप अगले साल में ARR, मतलब आप जब रेवेन्यू का प्रपोजल डालोगे MERC में तो ये खर्चा सब आप दिखाओगे और उस हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। तो आपने हमसे झूठ कहा, मिसरिप्रेजेंट किया है, इंड्यूसमेंट किया है, इस बहाने में 420 का गुन्ना आपके ऊपर हो सकता है। यानी जीएम बीएसटी या जो भी अडानी अंबानी जो भी हो या हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी जो बीएसटी के बॉस है, इन पे हम चीटिंग का भी केस कर सकते हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको आपके खिलाफ लड़ना नहीं है, हमको आपको समझाना है कि गलत काम मत करो। आप ये मत सोचो हम आपकी धमकी दे रहे हैं, हम धमकी आपको नहीं दे रहे, मगर आप हमारा गला दबाओगे तो हमको कहीं ना कहीं तो भागना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भागना, तो पहला हमारा इरादा तो यही रहेगा कि आपके ऊपर आप झूठा काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, कानून के खिलाफ काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना हमको कोई भी रोक नहीं सकता है। और तीसरी बात यह है कि आप जो पब्लिक सर्वेंट हो, आप नौकरी पे लगने के टाइम पे ओथ ऑफ एलिजेंस करके देते हो, यानी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरह से सम्मान करोगे, आप कानून का सम्मान करोगे। ये कानून का सम्मान तो होता ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान तो होता ही नहीं है। आप हमसे गद्दारी हो रही है, आप सिटीजन से गद्दारी, बेईमानी कर रहे हो और इस बेईमानी का
420, 166, 167, 217, 218, 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब गुना आप पे लगने की ये। आप ये भी नहीं बोलते हो कि भाव नहीं बढ़ने वाला है, तो आप बताना क्या चाहते हो कस्टमर को? आप कस्टमर को दिशा भूल करना चाहते हो। आपकी लीगल पोजीशन क्या है? 2024 तक 90,000 मीटर्स, 11 लाख में से 90,000 मीटर्स ये गया साल में लगा हुआ है। तो आप क्या हर 4 साल में 5 साल में अच्छे मीटर्स को निकालेंगे और उसको कचरे के डब्बे में डालेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? तो क्या उसका पोल्यूशन का इंपैक्ट इस अर्थ पे, इस धरती पे, इस मुंबई पे नहीं होगा, इस भारत पे नहीं होगा? तो आपने इसके बारे में क्या स्टडी किया है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो निकालेंगे उसको तो आप फेंक दोगे, तो फेंकना है तो अल्टीमेटली वो नेचर के पास जाएगा, तो ये ई वेस्ट कौन संभालेगा? उसके बारे में आपकी क्या स्टडी है? ये आपने कभी बताया नहीं। दूसरी बात ये, 5 साल में जो अच्छे मीटर को निकालने का ये कौन सा तरीका है? आपने ये नहीं बताया कि ये मीटर का लाइफ जो है वो सिर्फ 90 महीना है। ये 90 महीने का लाइफ मतलब हर 90 महीने में आप हमको हजारों करोड़ का कर्जे में डालोगे, ये कौन सा तरीका है? और जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर का कहते हैं कि उसकी कॉस्ट है 600 पर मीटर, और ये इसका कॉस्ट है 12,000, और हर साल को 6,000 रुपया मेंटेनेंस। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर आप बताइए। ये मेरी इंफॉर्मेशन मैंने जो निकाली है मैं उस पर बात कर रहा हूं, तो गलती है तो माफ करो और मुझे बताओ। तो 600 रुपये का मीटर आप निकाल के 6,000 का, 12,000 का मीटर क्यों लगाते हो? और 600 रुपये का मीटर का 6,000 कैसे होता है? खाली 2 आइटम बढ़ता है, वो 2 आइटम बढ़ने से 600 रुपये का कॉस्ट 6,000 कैसा होता है? ये भी हमको आपने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। आपको 6,000 मेंटेनेंस क्यों लगता है, इसका भी नहीं दिया है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर को मेंटेनेंस ही नहीं था और 10-10 साल, 15-15 साल हमारे मीटर चलते थे, तो क्या आप हर 7.5 साल में इलेक्ट्रिक कंपनी को हमको काटने के लिए एक जरिया बना के रखा है? मेंटेनेंस के नाम पे जरिया बना के रखा है। आपका जो फिक्स कॉस्ट है ये बढ़ते जा रहा है। आपने कभी सोचा है कि ये कॉस्ट से हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार है उस पर क्या इंपैक्ट होने वाला है? जो गरीब लोग हैं उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है? उसके बारे में कुछ स्टडी की है आपने? तो ये सब स्टडी किए बगैर आप ये जो मीटर लगा रहे हो, ये कानूनी तौर से बिल्कुल गलत है। एज पर आरटीआई एक्ट 41B345 ये आपको बताना जरूरी है। और बीएसटी ने हमको, ये देखिए, ये हमने आरटीआई डाला है, अपील डाला है, अभी तक जवाब नहीं मिला है। ये हमने आरटीआई डाला है, अपील किया है, अभी तक जवाब नहीं मिला है। हमने सेक्शन 55 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उल्लंघन हो गया है, उसके बारे में आरटीआई डाला है, जवाब नहीं मिला है। तो इस तरह से बीएसटी या इलेक्ट्रिक कंपनी काम कर रहे हैं। मैंने अडानी और टाटा पावर से कम्युनिकेशन किए कि हमको कानून बताओ, तो अभी तक आज 1 से 1.5 महीना हो गया, मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है। हमने जब बीएसटी को पूछा कि देवेंद्र फडणवीस साहब के आदेश के आप उल्लंघन, पूरी चीज कुछ भी नहीं है, क्या आप ये बीएसटी के जनरल मैनेजर या अडानी या टाटा पावर या जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई करोगे कि ये आपके जो बात किए हुए उसको उल्लंघन कर रहे हैं? ये देखिए, हमने जब पूछा कि भाई आपने देवेंद्र जी के आदेश को क्यों नहीं पाले, तो उन्होंने ये 22/10 को एनर्जी डिपार्टमेंट को खत लिखा। अरे भाई, देवेंद्र फडणवीस बड़े हैं क्या, या एनर्जी डिपार्टमेंट बड़े हैं क्या? फ्लो 2 महीने में एनर्जी डिपार्टमेंट भी कुछ काम नहीं कर रही है, और आप लोग पेपर में तो दिखते हैं कि स्मार्ट मीटर्स को हमने रोका है। ये ऐसे लोग पेपर पे एक देते हो, कानून पे एक दिखते हो, काम दूसरे काम करते हो। कितने लोगों को फंसाना चाहते हो ये आप, ये इलेक्ट्रिक कंपनी। मेरी दरखास्त है हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कि आपकी जबान की जो कीमत नहीं करता है
उसको अपनी जगह आपको दिखाना आपका फर्ज है। नहीं तो हमको दर्द होता है कि हमारे सीएम की बात, ये लोग जो पैसे के लिए भागने वाले लोग हैं, ये काम नहीं करते। और बीएसटी जो आपके अंडर है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, और वो अगर आपकी बात नहीं मानती है तो सही में ये देश का बहुत ही बुरा हाल होगा। फिर आपको मैं बताना चाहता हूं कि पेमेंट, क्या आपके नोटिस में ये लिखा है कि आप प्रीपेड करने वाले हो? ये देखिए आपकी जो प्री पेमेंट मोड दिखाई दिया? हाँ, क्या ये प्री पेमेंट मोड आपका दिखाने का फर्ज नहीं था पब्लिक को? आप जिस तरह से हमको फंसाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि हमको पब्लिक यूटिलिटी नहीं कर रहे हैं, ये कोई साजिश है जो सिटीजन्स को फंसाने की कोशिश कर रही है। आपने कभी ये बताया कि हमारी बीएसटी तो खड्डे में गए 9,700 करोड़ की, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनका ड्यूज नहीं दिया गया, उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, और आप यहां हजारों करोड़ रुपया मीटर बदली करने को लगाते हो। ये कौन सा तरीका है? यहां आदमी मर रहा है पानी के लिए और आप उसको सोने की चेन पहनाने की कोशिश करते हो। आदमी को अंदर से टीबी है, उसको दवा नहीं देते हो और अच्छा कपड़ा पहनाते हो। ये तरीका देश के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, इसको कहीं ना कहीं हमको रोकना है। फिर हमारे ऑपोजिशन के जो हमारे जो लीडर्स हैं, उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको रास्ते पे आना पड़ेगा, जागृति आना, जन जागृति करना। भाग जाओगे या गुल हो जाओगे, इस तरह से आप हमारा विश्वास संपादन नहीं कर सकते हो। और हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपके साथ हैं, और ये जितने भी इंफॉर्मेशन है हमको हम आपको जरूर देंगे। आपका ये कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टैंड कैसा हो सकता है कि डिस्क्रिशन या डिस्क्रिशन या इलीगल डिस्क्रिशन, ये करने का कौन सा अधिकार है कि आप डिसाइड प्री डिटरमेंट? क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम चोरी होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एग्रीकल्चर के लिए इलेक्ट्रिसिटी वापरना होता है वो बाकी जगह डाइवर्ट होती है। वो रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब किया है, मगर वो छोड़ के आप हमारे पीछे लगते हो, जिसके 338 करोड़ 368 करोड़ स्पेंडिंग है उसके पीछे लग जाते हो और 43,000 करोड़ को छोड़ देते हो। ये कौन सा तरीका है बड़े चोर को छोड़ना और छोटे चोर को पकड़ना? तो ये चीज जो है ये बिल्कुल गलत है। हमारी पेमेंट फैसिलिटीज के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? आज हम 30 दिन इलेक्ट्रिसिटी वापरते हैं, उसके 21 दिन बाद में हम पैसा भरते हैं तो हमको 51 डेज का क्रेडिट मिलता है। आप उसको प्रीपेड करना चाहते हो? अरे किसने आपको ये पावर दी है? इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंज्यूमर वेदर टू पे प्रीपेड और पोस्टपेड। यू कीप एन ऑप्शन, आप ऑप्शन रखो, मगर आप जबरदस्ती कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? अच्छा, वो प्रीपेड करने के बाद आपने कभी बताया कि वो इलेक्ट्रिक कंपनी आपको पैसा कब मिल देगी? वो क्यों नहीं बताया? क्या आप उसको 2 महीना 3 महीना हमारे पैसे वापरने दोगे? ये कौन सा तरीका है इस तरह से कानून बनाना? ये बिल्कुल गलत है और हम इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे, क्योंकि आप जवाब नहीं देते हो, आप हेल्प नहीं करते हो, आप कंप्लेंट के खिलाफ बातें नहीं करते। इन्फ्लेटेड बिल्स, पब्लिक को लाइन लगती है। क्या आपने इन्फ्लेटेड बिल्स को कैसे कॉम्पेंसेशन देना उसके बारे में सोचा है? इन्फ्लेटेड बिल्स अगर गलत है तो आज कंज्यूमर को घर बैठे उसका बिल रेक्टिफाई हो सकता है। उसका क्या आपने क्या किया है? इलेक्ट्रिक कंपनी को उसके ऑफिस में बैठ के हमारा बिल को मॉनिटर करने का प्रोविजन किया है, मगर उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि इन्फ्लेटेड बिल्स हमारे कस्टमर घर पे बैठ के सही कैसा कर सकता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई? ये आपका फर्ज नहीं होता है क्या कि कंज्यूमर के बारे में सोचना? मगर ये जितने भी आपने देखे इसमें कंज्यूमर का कुछ भी नहीं किया है। ये कंज्यूमर को लॉलीपॉप देके लोगों को आपने बेवकूफ कैसा बनाया? ये फ्री में है, और हमारे मुश्किल ये है कि हमारे सिटीजन अगर फ्री में हो तो कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। इतनी हमारी आदत बुरी हो चुकी है फुकट खाने की। उनको ये नहीं समझता है कि गवर्नमेंट कोई भी चीज फुकट में नहीं दे सकती है। वो इस किस्से में से 10 रुपया निकालेगी तो हमको 2 रुपया देगी, 8 रुपया किधर जाता है पता नहीं चलता है। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बोला 1 रुपए में से 10 पैसा लगता है, 90 पैसा गुल हो जाता है।
और ये हकीकत है। तो आपने ये पैसा, हमारा जो पैसा जो कंपनी के पास जाएगा, वो कितना महीना उसके पास रहेगा, उसका ब्याज वो कितना देगा, उसके बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन किया है क्या? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? ये कंपलसरी नहीं है एमईआरसी का, आपने देखा, तो आप जबरदस्ती क्यों करते हो? क्यों लोगों को बोलते हैं जबरदस्ती करते हो, हम पुलिस बुलाएंगे, हम ऐसा करेंगे? हम आपके पुलिस से नहीं डरते हैं, क्योंकि हम कानूनी काम करते हैं। उल्टा आपको डरना है, यानी कि इलेक्ट्रिक कंपनी को डरना है कि आप गलत काम करते हो, और हम डायरेक्ट हर मैनेजिंग डायरेक्टर, हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हर कंपनी को हम आरोपी बनाएंगे अगर आप गलत काम किए तो। इस माध्यम से मैं बीएसटी, अडानी और टाटा, जिससे मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया, उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप हमको जवाब दे दो। आप जवाब नहीं देते हो, इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हो। अभी दूसरी बात बताता हूं, आप एक तरह से इस तरह से मार रहे हो। आज कॉस्ट पर यूनिट मैक्सिमम 11 रुपया 73 पैसा है, जबकि गुजरात में 8 रुपया है, मध्य प्रदेश में 8 रुपया है, कर्नाटका में 10.25 रुपया है, आंध्र प्रदेश में 9.55 है, तमिलनाडु में तो 6.65 है। अगर तमिलनाडु 6.65 में पर यूनिट दे सकती है, मैक्सिमम 500 के ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, मैं नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, 500 के ऊपर के यूनिट के 6 रुपया 65 पैसे में दे सकते हैं, तो हमारा डबल क्यों है? 11 रुपया 73 पैसा क्यों है? हम तो कहते हैं कि महाराष्ट्र सबसे आगे है, सबसे प्रोग्रेस्ड है। तो ये प्रोग्रेस है, तो ये लूट क्यों चालू है हमारी? ये हमारी लूट है। अगर एक स्टेट 6 रुपया 65 पैसे में दे सकता है, तो आप हमको 11.73 में 11 रुपीज 73 पैसे में क्यों देना चाहते हो? अगर मेरी कुछ भी गलती है तो मुझे आप बताइए, मैं सुधार लूंगा और आपको नमस्कार भी करूंगा, आपसे माफी भी मांगूंगा। फिर आप विलिंग चार्जेस लगाते, विलिंग चार्जेस के बारे में हम चैलेंज करने वाले हैं। विलिंग चार्जेस ये बिल्कुल गलत है। एज पर सेक्शन 2.76 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, विलिंग चार्जेस जो लगता है वो दूसरों के वायर, यानी टाटा जब बीएसटी की वायर वापरती है तब लगता है। यहां बीएसटी हमारी खुद की वायर वापरती है और हमको चार्जेस करते हैं, ये कानूनी तौर से बिल्कुल गलत है। और विलिंग चार्ज जो लगता है वो ओपन एक्सेस के लिए लगता है, यानी कि एक जो बड़ी कंपनी अलग से एप्लीकेशन करती है कंपनी को कि मुझे आपका इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और उस टाइम पे अगर वो टाटा का इलेक्ट्रिसिटी मांगते हैं और उसको बीएसटी का लाइन वापरना है, तब उसको विलिंग चार्जेस लगता है। बाकी रिटेल को लगता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास 2 जॉब होता है, एक वायर कंपनी, यानी वायर के बारे में बिजनेस करना, दूसरों को देना अपने वायर, और दूसरा रिटेल सेल का। आपने क्या किया है? गलत काम करके हमसे पैसा वायर का लिया है, जो आप नहीं ले सकते हो। और इस माध्यम से मैं सीएम से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये बारे में देखिए, गए 8 साल से हमसे ये लूटा जाता है। और इतना ही नहीं, अकाउंट में कैसा बेईमानी करते हैं। जिस दिन से ये हमसे वसूल करते हैं, एमएससीबी ने विलिंग चार्जेस का हेड्स दिखाना ही बंद कर दिया। ऐसी गद्दारी, दिस इज कॉल्ड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दिस इज कॉल्ड फोर्जरी एंड यूजिंग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, एंड दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट। इस तरह से अगर हमारे पब्लिक सर्वेंट पब्लिक से गद्दारी करेंगे तो ये देश को कौन बचा सकता है? आपने ये नहीं बताया कि टाइम ऑफ द डे है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर में टाइम ऑफ द डे होता है, नहीं आप कर सकते हो। तो आप इस जरिए से टाइम ऑफ द डे अगले मार्च 25 तक चालू करने वाले थे। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि पब्लिक जागरूक हुए और आपको रोका है। तो टाइम ऑफ द डे का मतलब क्या है? सर्जिंग चार्ज। जैसे टैक्सी में बैठे, उस टाइम पे डिमांड ज्यादा है तो भाव बढ़ाओ। ये सब आपने क्यों नहीं बताया लोगों को? तो ये धोखाधड़ी है। दिस इज कॉल्ड चीटिंग, दिस इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हर चीज छुपा के रखना और बाद में ये बताना फ्री में कर रहे हैं, आप फ्री में भी नहीं कर रहे हो, वो भी झूठा है। तो इस तरह से हमारी दिशा भूल हो रही है। और हम जरूर, ये देखिए, हमने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में फाइल भी की है, मगर हमने परस्यू नहीं किया क्योंकि हमारे और आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम एक सब्जेक्ट और एक मैटर पे, कॉज पे लड़ रहे हैं, इसलिए हम आपके खिलाफ अभी तक जोर नहीं पकड़ा है। मगर आप हमको अगर बर्बाद करने पे तुले हो, हमारे से ज्यादा पैसा लेके, तो जरूर आपके जो गलत काम है, यू आर वायलेटिंग द ओथ ऑफ एलिजेंस, यू आर वायलेटिंग
the basic duties of being honest, devotion to the public authority, to the public, ये सब चीज हम रिकॉर्ड पे लाएंगे और आपके खिलाफ हम जरूर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करेंगे। तो इस माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पीएम जी, विनती करता हूं कि स्मार्ट मीटर्स को रोकिए और हमारा जो महाराष्ट्र का 11.73 पैसा ₹11.73 का जो पर यूनिट 500 के ऊपर है, हम जैसे दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं। हमारा ओवरनाइट 17-18 हजार का बिल आज 35,000 रुपया आ रहा है और हम कैसे जिएंगे? आप हर जगह हमको भाव बढ़ा रहे हो और कहते हम बढ़ रहे हैं, हम अच्छे हो रहे हैं, कैसे अच्छे हो जाएंगे हम? तो ये भाव भी कम कीजिए। ये व्हीलिंग चार्जेस जो गलत है, हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे और स्मार्ट मीटर्स की तो पहले हम आवाज उठाएंगे। प्लीज, मैं माननीय पीएम सीएम जी, हम आपके कान हैं, हम आपके आंख है। इस माध्यम से आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आपके हाथ के नीचे वाले कैसे काम करते हैं। इसको जरूर सुधारिए, हमें बचाइए इस जुल्म से और हमको इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को बचाइए। और सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरी अगली वीडियो जो बनेगी वो एंटी करप्शन के जो काम करने का तरीका है उसके बारे में होगी। एंटी करप्शन झूठे दस्तावेज बनाती है, कंप्लेंट्स को छुपा देती है और नोटिंग्स को नहीं देती है, ऐसे बहुत से गलत काम करती है एंटी करप्शन। उसमें भी अच्छे ऑफिसर्स है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सभी गलत है, मगर हमको उन अच्छे ऑफिसर्स को सपोर्ट करने के लिए जो गलत ऑफिसर्स है उनके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, उनके खिलाफ हमको 166A से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा। और ये सब चोरी और ये जो गलत काम एंटी करप्शन में हो रहा है वो सभी चीज को डीजी एंटी करप्शन को मालूम है, एडिशनल डीजी एंटी करप्शन को मालूम है, एडिशनल सीपी मुंबई यूनिट को मालूम है, यानी सभी आईपीएस ऑफिसर्स को इसकी जानकारी है और उसके बावजूद ये गलत काम हो रहा है। ये देश के लिए खराब है और ये देश के एंटी नेशनल एक्टिविटीज है। और तीसरी बात ये, दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि आप जो देश की संपत्ति लूट रहे हो उसको बचाने की कोशिश करते हो इस तरह से। तो एंटी करप्शन जी नमस्कार, आपसे भी विनती करता हूं कि हम साथ में बैठ के कुछ अच्छा काम करें और इस देश को, इस महाराष्ट्र को, इस मुंबई को बचाए। जय हिंद। जय हिंद।